हम इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं हम इसको एकदम से। तो सभी अपने अपने माइक है उनको और वीडियो को ऑफ कर दीजिए ताकि आपके पास मेरी आवाज अच्छे से पहुंच पाएगी। आप अपने माइक को बंद कर दीजिए ताकि आपको क्लास में बीच में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। चलिए, तो सबसे पहले अपन उसको जो डार्क में चलने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वैसे हमने ये रेडिएशन फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके अंदर वैसे हमने ये समझ लिया था, लेकिन हम इसको एक अलग रूप में दोबारा समझ लेते हैं कि ल्यूमिनेसेंस जो हम एक चैप्टर स्टार्ट करें, ल्यूमिनेसेंस के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इसको हम किस तरीके से इसको हम उपयोग में लाएंगे। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले देखिए, मान लो ये कोई एक आवेश है। क्या हो गया? बहुत ज्यादा दूर हो गया, दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा, चलो मैं थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ ना। मान लो एक कोई चार्ज है, ये कोई एक चार्ज है। इस चार्ज, ये अगर फिक्स है, स्थिर चार्ज है, आप एकदम से फिक्स चार्ज है, कहीं भी हिल नहीं रहा, कहीं मूव नहीं कर रहा, गति नहीं कर रहा, कोई भी इसमें कोई भी मोशन नहीं है। इस कंडीशन में ये क्या करेगा? इस कंडीशन के अंदर इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी विद्युत क्षेत्र भी जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ जो इसके ऊपर डेवलप होगा। लेकिन अगर ये चार्ज मूव करे, अगर यहां से आप गति करें, तो गति करने की अवस्था में इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न हो जाता है। इसके चारों ओर क्या होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न हो जाता है, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। आपने जो बेसिक फिजिक्स पढ़ी है, उस बेसिक फिजिक्स में आपने ये पढ़ा होगा कि स्थिर आवेश होता है, जो फिक्स्ड आवेश होता है, फिक्स्ड चार्ज होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। लेकिन जब ये चार्ज मूव करता है, गति करता है, तो इसके चारों ओर क्या होता है? जो मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? डेवलप होता है। और इस गति की अवस्था, मान लो इसने एक फिक्स गति ले ली है, इसने मोशन की अवस्था के अंदर है, इस गति की अवस्था से, इस मोशन स्टेट से अगर ये सडनली अगर डीएक्सेलरेटेड या एक्सेलरेट होता है, यानी इसकी स्पीड बढ़ती है या घटती है, इसमें इसकी स्पीड में, गति में मंदन या त्वरण, एक्सीलरेशन या डीएक्सीलरेशन हो, तो इससे क्या होता है? इसके जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में परिवर्तन आता है। इससे क्या होता है? इसके मैग्नेटिक या तथा इलेक्ट्रिक फील्ड में परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन किस रूप में आता है? इस परिवर्तन के आने से क्या होता है? इसकी एनर्जी में लॉस होता है, इसकी एनर्जी में लॉस होता है। और ये एनर्जी में लॉस हमें किस रूप में मिल जाता है? ये हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में मिलता है। ये एनर्जी लॉस हमें किस रूप में मिलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये कहलाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, ये एक साइनोसॉइडल या एक लहरदार वेव के रूप में चलता है। ये क्या कहता है? एक लहरदार वेव के रूप में चलता है, जिसमें मान लो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये क्या होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। और ये क्या है? ये जो वेव होगी, इस वेव के प्रोपागेशन, इसके संचरण की दिशा होगी, और इसके अंदर जो वेव फॉर्म जिस डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड E और जो इलेक्ट्रिक फील्ड B है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड E और मैग्नेटिक फील्ड B है, ये तीनों क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री के ऊपर होते हैं। इसके अलावा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये क्या होती है? एक ट्रांसवर्स वेव होती है। क्या होती है? ये ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ वेव भी कहते हैं। क्या होती है? ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ वेव होती है। कैसे? इसमें ये तो वेव जो ये वेव है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन इसमें जो इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, ये इससे क्या होते हैं? 90 डिग्री पर होते हैं, इसलिए ये एक अनुप्रस्थ काट कहलाती है, अनुप्रस्थ वेव कहलाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है, ये मीडियम में एब्जॉर्ब हो जाती है। क्या होती है? मीडियम में एब्जॉर्ब हो जाती है, और इसके साथ ही क्या होता है? इसका स्कैटर भी होता है, एब्जॉर्ब और स्कैटर हो जाती है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? वैक्यूम में भी क्या कर सकती है? जो गमन कर सकती है, वैक्यूम में भी जा सकती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक बेसिक जो हो गया, जिसमें आपको ये चीज याद रखना है कि चार्ज जो फिक्स चार्ज है, वो क्या करता है?
फिक्स चार्ज ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर चार्ज एक मोशन की स्टेट में है, एक गति की अवस्था में है, तो उस अवस्था में ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड ही उत्पन्न करेगा। उस अवस्था में क्या करेगा? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड उत्पन्न करेगा। चलिए, तो अब हम अपने जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक है ल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस क्या होता है? देखो, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ सब्सटेंस इस तरीके से होते हैं कि ये क्या करते हैं? ये लाइट का उत्सर्जन करते हैं। ये क्या करते हैं? इनसे लाइट निकलती है। कब निकलती है? जब इनको कोई स्टिमुलेशन दिया जाए। जब इनको क्या दिया जाए? कोई स्टिमुलेशन या इनको कोई उद्दीपन दिया जाए। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे लाइट इमिट होती है। जिनसे क्या होती है? लाइट इमिट होती है। कब होती है? जब इनको कोई स्टिमुलेशन दिया जाए, इनको कोई किसी प्रकार का उद्दीपन दिया जाए। ये उद्दीपन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ये उद्दीपन कैसे? मान लो इस पर हम कोई लाइट डालते हैं, इस पर हम क्या करते हैं? कोई लाइट डालते हैं, या हम इसको कोई केमिकल स्टिमुलेशन भी दे सकते हैं। कोई केमिकल होता है, वो केमिकल से रिएक्शन करके भी हो सकता है, या इस पे कोई आयोनाइजिंग रेडिएशन मैंने आपको बताया था। आयोनाइजिंग रेडिएशन दो प्रकार की दो ही होती है, एक्स-रे और गामा रेज। ये आयोनाइजिंग रेडिएशन है, ये मीडियम में आयन प्रोड्यूस कर सकती है। तो इनमें आयोनाइजिंग रेडिएशन गिरता है तो भी क्या करती है? आयोनाइजिंग रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और ये लाइट का इमिट करते हैं। इससे प्रकाश इनसे उत्सर्जित होती है। आपने ऐसी चीजें देखी भी है आपने, जैसे हम रोड पर जाते हैं तो बीच में जो ल्यूमिनेसेंट मटेरियल के जो साइन बोर्ड बने होते हैं, उन पे जैसे ही अपनी गाड़ी से लाइट गिरती है तो वो क्या करते हैं? वो तुरंत ही चमक उठते हैं। तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? ल्यूमिनेसेंस। जो उन पदार्थों में जो मटेरियल होता है वो क्या कहलाता है? ल्यूमिनेसेंस कहलाता है। उसमें उनको उद्दीपन या स्टिमुलेशन किस चीज से दिया जाता है? वो स्टिमुलेशन अपनी गाड़ी की लाइट के द्वारा दिया जाता है। तो जैसे उनको लाइट गिरती है, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करके उनको वापस उनको इमिट कर देते हैं या उत्सर्जित करते हैं। अतः हम रेडियोग्राफी के जो मतलब एस्पेक्ट से हम देखें तो किसी फॉस्फर पर, मान लो ये कोई फॉस्फर है, ये क्या है? कोई फॉस्फर है। जैसे एक्सरे कैसेट में हम इंटेंसिफाई स्क्रीन में फॉस्फर लेते हैं, किसी फॉस्फर पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अब कौन सा रेडिएशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमने अभी पढ़ा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या गिरने या कोई अन्य उद्दीपन के कारण उससे क्या हो? या तो विजिबल लाइट उत्पन्न हो या अल्ट्रावायलेट लाइट उत्पन्न हो। तो अगर किसी फॉस्फर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिरने से अगर उसमें कोई अल्ट्रावायलेट लाइट या विजिबल लाइट उत्पन्न हो तो उसे हम क्या कहेंगे? ल्यूमिनेसेंस कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? ल्यूमिनेसेंस कहेंगे। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है ल्यूमिनेसेंस की? चलो मैं आपको मैकेनिज्म भी बता देता हूं क्या होती है इसकी। जो ल्यूमिनेसेंट मटेरियल होता है, उस ल्यूमिनेसेंट मटेरियल में मान लो कोई एटम है, उसका ये वैलेंस बैंड है। उसका ये क्या है? वैलेंस बैंड है। और उसका ये क्या होता है? कंडक्शन बैंड होता है। उसका ये क्या होता है? कंडक्शन बैंड होता है। जो एटम होता है, उस एटम के अंदर अगर हम देखेंगे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नॉर्मल स्टेट में कहां पर होते हैं? इस वैलेंस बैंड के अंदर होते हैं। कहां होते हैं? इस वैलेंस बैंड के अंदर होते हैं। जब इनको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेशन मिलता है, इनको बाहरी उद्दीपन इनको जब मिलता है तो क्या होता है? ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं? ये कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ये कहां चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और जब ये वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आते हैं, तो कहते हैं वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आते हैं, तो इनसे क्या होता है? इस नॉर्मल स्टेट में आने पर क्या होगा? इन्होंने जो एक्सेस एनर्जी एब्जॉर्ब कर रखी है, वो एक्सेस एनर्जी लाइट या लाइट की जो फ्लैशेस यानी फ्लैश लाइट होती है, उन फ्लैशेस के रूप में इमिट होती है। उन फ्लैशेस के रूप में हमें दिखाई देती है। इसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे हम जो ल्यूमिनेसेंस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ल्यूमिनेसेंस कहते हैं। चलो, तो ल्यूमिनेसेंस कितने प्रकार का होता है ये भी हम देख लेते हैं। ल्यूमिनेसेंस कितने प्रकार का होता है ये भी हम देख लेते हैं। ल्यूमिनेसेंस दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक तो होता है फ्लोरोसेंस, और दूसरा होता है फॉस्फोरेसेंस। इनमें क्या अंतर होता है? देखिए, मान लो किसी एटम पर कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या कोई भी लाइट गिरती है,
तो इस लाइट के गिरने के बाद में 10⁻⁻8 सेकंड के अंदर अंदर अगर आपकी लाइट का इमिशन हो जाए, लाइट उत्सर्जित हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्लूरोसेंस कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? फ्लूरोसेंस। ये 10⁻⁸ सेकंड का मतलब होता है बहुत ही कम समय के अंदर क्या होता है? लाइट का इससे इमिशन हो जाता है, लाइट इससे बाहर निकल जाती है। तो इस अवस्था में इसे हम क्या कहेंगे? इस अवस्था में हम इसे फ्लोरोसेंस कहेंगे। और अगर लाइट का इमिशन 10⁻⁸ सेकंड के अंदर से भी ज्यादा समय के अंदर हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? फास्फोरेसेंस कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? फास्फोरेसेंस। यानी अगर लाइट गिरी और तुरंत लाइट का इमिशन हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? फ्लोरोसेंस कहलाएगा। और लाइट गिरती है, थोड़ा रुक कर वापस लाइट इमिट होती है, तो वो क्या कहलाएगा? फास्फोरेसेंस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? फास्फोरेसेंस कहलाएगा। इसमें एक याद करने की चीज ये है कि जो फ्लोरोसेंस के अंदर जो एनर्जी हम डाल रहे हैं, मान लो इसकी ई एनर्जी, और जो निकल रही है उसकी लाइट उसकी ई डैश एनर्जी है, तो सॉरी ई डैश एनर्जी है, तो आपने जो एनर्जी इस पर डाली है वो एनर्जी सदा उत्सर्जित एनर्जी से ज्यादा होगी। मतलब मान लो आपने यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेज डाली है, तो जो उत्सर्जित लाइट होगी वो क्या होगी? वो उत्सर्जित लाइट विजिबल लाइट होगी। आपको पता है विजिबल लाइट की एनर्जी अल्ट्रा वायलेट लाइट की एनर्जी से कम होती है। चलो, तो रेडियोलॉजी में कुछ काम में आने वाले फॉस्फर और उनका यूज में बता देता हूं जो फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टीज दर्शाते हैं। जैसे कैडमियम सल्फेट CaO4। आपको पता है कैडमियम सल्फेट क्या होता है? कैल्शियम टंगस्टेट क्या होता है? जो सबसे पहले इंटेंसिफाइंग स्क्रीन बनाई गई थी, उस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में जो फॉस्फर काम में लिया गया था वो कैल्शियम टंगस्टेट ही था। इसके अलावा गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फेट Gd2O2S, और ये क्या है? टर्बियम एक्टिवेटेड। ये दोनों फॉस्फर किस में काम में लिए जाते हैं? ये दोनों फॉस्फर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में काम में लिए जाते हैं। किसमें काम में लिए जाते हैं? इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा जिंक कैडमियम सल्फाइड, ये जो फॉस्फर है ये फोटो फ्लोरोग्राफी स्क्रीन में काम में लिया जाता है। किसमें काम में लिया जाता है? फोटो फ्लोरोग्राफी क्या होती है आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप जान लो जो सबसे पहले जो फ्लोरोस्कोपी बनाई गई थी, उस फ्लोरोस्कोपी में क्या होता है? उसमें इमेज इंटेंसिफायर नहीं होता था, उसमें सिर्फ एक स्क्रीन होती थी। उसमें क्या होता? सिर्फ एक स्क्रीन होती थी। उस स्क्रीन पर एक्सरेज गिरती थी तो वो हमें एक इमेज के रूप में दिखाई देती थी। उसे हम क्या कहते थे? फोटो फ्लोरोग्राफी उसे हम कहते हैं। इसके अलावा सीजियम आयोडाइड सोडियम एक्टिवेटेड, ये एक्टिवेटेड क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे। ये इमेज इंटेंसिफायर में काम में लिया जाता है। किसमें जाता है? इमेज इंटेंसिफायर में काम में लिया जाता है। इसके अलावा सोडियम आयोडाइड टेल्यूरियम एक्टिवेटेड, ये जो न्यूक्लियर मेडिसिन में जो गामा कैमरा काम में लिया जाता है, उस गामा कैमरा में फॉस्फर के रूप में काम में लिया जाता है। ये उस गामा कैमरा में फॉस्फर के रूप में काम में लिया जाता है। इसके अलावा सीजियम आयोडाइड टेल्यूरियम एक्टिवेटेड और गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड, ये आपकी डीआर इमेजिंग के अंदर भी काम में लेते हैं। ये क्या रहते हैं? डीआर इमेजिंग सिस्टम होता है, उसके अंदर ये काम में लिए जाते हैं। सीजियम आयोडाइड टेल्यूरियम एक्टिवेटेड और गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड Gd2O2S। ये तो ये कॉमन यूज हो गए आपके किसमें? जो इमेजिंग जो फॉस्फर है, जो आपके जो रेडियोलॉजी के अंदर काम में लेते हैं, ये सारे वो फॉस्फर है। और दूसरा मैंने फास्फोरेसेंस बता दिया कि फास्फोरेसेंस क्या होता है? लाइट का इमिशन काफी समय के बाद होता है, 10⁻⁸ सेकंड बाद, तो फास्फोरेसेंस को कहलाता है। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में आपको फ्लोरोसेंस काम होता है, ये काम आता है आपका इमेज, जैसे मैंने आपको बताया इमेजिंग वगैरह सब चीजों में काम आ रहा है। इसका कोई ज्यादा रोल नहीं होता है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है।